मैं विजय शंकर कुशवाहा, आपके मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सबको नमस्कार। जब भी मेरा वीडियो देखें तब का आप नमस्कार हो। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोग क्लास 12 के लिए यूनिट 5 सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री किसे कहते हैं? देखिए, आपको बता दें, ये एक्चुअली सॉलिड पार्टिकल है, ठोस ठोस है। तो ये आपको पता है कि ये ठोस पार्टिकल है। तो ठोस पार्टिकल की इसकी सरफेस, ऊपर जो ऊपरी परत में सरफेस में अगर कोई चेंज हो, यानी कि इसके ऊपर सरफेस पे कोई अगर चेंज होता है, कोई एनीथिंग अवस्था में परिवर्तन होता है या चेंज होता है, उसी को हम लोग सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं या रसायन विज्ञान कहते हैं। सरफेस पृष्ठ रसायन विज्ञान कहते हैं। देखिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ, सतह अथवा अंतरा पृष्ठ पर होने वाले प्रक्रमों अथवा अंतर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहलाती है। फिर ध्यान दीजिएगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पृष्ठ, सतह अथवा अंतरा पृष्ठ पर होने वाले प्रक्रम अथवा अंतर अवस्था का अध्ययन किया जाता है, पृष्ठ रसायन कहते हैं। तो देखिएगा, हम एक बात करते हैं कि इस पार्टिकल पे, इस ठोस सरफेस पे पार्टिकल पे और कुछ आके चिपक जाता है, यानी कि चिपकेगा तो इसके कुछ न परिवर्तन होगी, इसकी मोटाई में परिवर्तन होगी। यहाँ से कुछ पार्ट हट जा रहा है, इसके से कुछ पार्ट हट जा रहा है तो इसकी मोटाई में परिवर्तन होगी, या कुछ अन्य पदार्थ यहाँ आके इसके सरफेस पे लग जा रहा है तो इसकी मोटाई में वृद्धि हो जाएगी। तो इसी अवस्था परिवर्तन को, इस सरफेस के परिवर्तन को हम लोग क्या बोलते हैं? सरफेस केमिस्ट्री कहते हैं। तो देखिए, इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना क्या है? एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन आइसोटोप पढ़ना है, इसका एप्लीकेशन पढ़ना है, कैटालिसिस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, एब्जॉर्प्शन थ्योरी, जियोलाइट्स, एंजाइम कैटालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटालिसिस। यानी कि देखिए, आपको बहुत सारे टॉपिक मिलेंगे। एब्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन आइसोटोप, एप्लीकेशन, कैटालिसिस, होमोजेनियस, हेटेरोजेनियस, एब्जॉर्प्शन और जियोलाइट्स, एंजाइम कैटालिसिस, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम। तो इस चैप्टर में आपको बता दें कि इस साल जो हमारे जो सिलेबस बना है, उस सिलेबस में आपका ये कैटालिसिस आपको नहीं पढ़ना है, होमोजेनियस हेटेरोजेनियस नहीं पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन थ्योरी नहीं पढ़ना है, जियोलाइट नहीं पढ़ना है, एंजाइम कैटालिसिस नहीं पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम ऑफ कैटालिसिस नहीं पढ़ना है। यानी कि इस अगर हम देखें यहाँ तो आपको यही पढ़ना है। क्या पढ़ना है? एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन पढ़ना है, एब्जॉर्प्शन आइसोटोप पढ़ना है, एप्लीकेशन पढ़ना है। इसका हमने नोट्स आपको आपके व्हाट्सएप पे सेंड कर दिया हूँ, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो आपको आज हम लोग पढ़ेंगे एब्जॉर्प्शन के बारे में पढ़ लेते हैं। एब्जॉर्प्शन, थोड़ा एब्जॉर्प्शन में अधिशोषण होता है। आज हम लोग पहला जो टॉपिक है वो हम लोग पढ़ लेते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं अधिशोषण। अधिशोषण क्या बोलते हैं? अधिशोषण। एब्जॉर्प्शन, अधिशोषण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा बात करेंगे कि अब क्या होता है। अगर मान के चलिए, अगर हम ये आपका व्हाइट बोर्ड है या ये आपका एक कुछ कीजिएगा सॉलिड पार्टिकल है, तो इस सॉलिड पार्टिकल को आपने वैसे रख दिया तो इस पे क्या होते हैं? धूल कण या एनीथिंग कुछ भी इस पे आके जम जाते हैं। वो जम जाना ही क्या कहलाता है? अधिशोषण कहलाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि किसी ठोस या द्रव पदार्थ के अणुओं के आकर्षित, किसी ठोस द्रव सतह पदार्थ के अणुओं को आकर्षित तथा ग्रहण करने के प्रक्रिया का अधिशोषण कहलाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिशोषण क्या प्रक्रिया है? किसी ठोस पदार्थ पे कोई अन्य अणु आके चमकते हैं, किसी ठोस पदार्थ पे अन्य कोई अणु आके चमकते हैं, उसे हम लोग कहते हैं क्या? अधिशोषण। क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ देखें, एक मिनट यहाँ देख लेंगे, यहाँ कोई ये ठोस पदार्थ है और ये ठोस पदार्थ है। देखेंगे, बड़ा हम नहीं बनाएंगे, छोटा ही बनाएंगे। इस ठोस पदार्थ पे कोई अन्य पदार्थ आके चिपकने के गुण को, क्या अन्य कोई पदार्थ है, ये अन्य पदार्थ को यहाँ इसके सरफेस पे आके चिपकने के गुण को हम लोग कहते हैं अधिशोषण।
एडजॉर्प्शन। फिर समझ लीजिए किसी ठोस पार्टिकल पे उसके आके उसके चिपकने के गुण को हम लोग कहते हैं अधिशोषण। ठीक है, आपको अधिशोषण क्लियर हुआ कि अधिशोषण किसे कहते हैं? किसी ठोस पार्टिकल पे करने अन्य कण आके चिपकने के को हम लोग कहते हैं अधिशोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? अधिशोषण बोलते हैं। तो एडजॉर्प्शन हो गया आपका। अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज और बता दें, ये आपको यहाँ बताना भूल गया है। अगर ये ठोस पार्टिकल है, ये क्या है? ये कोई ठोस पार्टिकल है और इस ठोस पार्टिकल पे कोई अणु आके चिपक रहे हैं, कोई अणु आके यहाँ क्या कर रहे हैं? चिपक रहे हैं। आप देखिए कोई ठोस पार्टिकल है, उस पे आके अणु चिपक रहे हैं, तो जो चिपकते हैं वो कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एब्जॉर्बेट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेट बोलते हैं। और जो चिपकते हैं आके उससे बोलते हैं हम लोग एब्जॉर्बेंट। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्बेंट। यानी कि हम ये कहेंगे कि ये क्या बोलेंगे? इसको हम लोग बोलेंगे ये आके चिपक रहा है तो इसे अधिशोष से बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अधिशोष। और इसको बोल देंगे हम लोग अधिशोष, अधिशोषित। क्या बोलेंगे इसको? इस पे आग चिपकेगा, इसको बोलेंगे हम लोग अधिशोषित, 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 अधिशोषित। ठीक है, अधिशोषी और अधिशोषण। ये आपको पता होना पड़ेगा कि जो पदार्थ आके जिस पे चिपकता है वो अधिशोषित, जो ग्रहण करता है वो अधिशोषित कहलाता है, और जो चिपकता है वो क्या कहलाता है? अधिशोष्य कहलाता है। चलिए हम लोग आगे थोड़े लेके चलते हैं। आगे एब्जॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन वर्सेज एडजॉर्प्शन। देखिएगा, एडजॉर्प्शन वर्सेज एब्जॉर्प्शन दूसरा हम लोग का जो टॉपिक होगा वो है। ये तो आपका हो गया, जान गए। दूसरा आपका टॉपिक है एडजॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन वर्सेज एब्जॉर्प्शन। देखिएगा एक चीज हम आपको बता रहे हैं, ये देखिए ये कोई ठोस पार्टिकल है। ठीक है, ठोस पार्टिकल है, तो ठोस पार्टिकल में कोई आके यहाँ देखिएगा, सारे यहाँ लगे हुए हैं। सपोज कीजिए कोई अणु आया, ये अणु आ रहे हैं, इसमें ये कण आ रहे हैं, यानी कि इसको कहेंगे अधिशोष आ रहे हैं, अधिशोषक पे लगने चिपकने, तो इसके यहाँ पे रह जाए, क्या इसके सरफेस पे केवल रह जाए, ये अंदर न जाए, तो इसको बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। यानी कि उसके सतह पे आके चिपकने को बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन किसे कहते हैं? जैसे आप मान के चलिए एक एग्जांपल लीजिए, आप CaCl2 ले लीजिए, CaCl2, और इसमें क्या डाल लीजिए? पानी के अणु डाल लीजिए, प्लस पानी के अणु डाल लीजिए, ये बन जाएगा आपका CaCl2H2। यानी कि क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड में ये सारे जो जल है आपस में आके मिक्स हो जाते हैं। सारे जल क्या हो जाते हैं? आपस में मिक्स है, उसके अंदर अणु तक पहुंच जाते हैं, तो उसे हम लोग बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? एब्जॉर्प्शन। यानी कि अगर हम कहें कि आप एक चाक ले लीजिए और चाक को पानी में डाल दीजिए, चाक को क्या कीजिए? पानी में डाल दीजिए, और जब पानी में उसको डालेंगे तो आप देखेंगे क्या होगा, सारा चाक के अंदर पानी चला जाएगा, तो उस प्रोसेस को बोलेंगे एब्जॉर्प्शन। अगर आप स्याही डालते हो, स्याही लेते हो और स्याही डालते हो, तो देखोगे चाक का भले वेट बढ़ जाता है, लेकिन चाक के चारों तरफ क्या होता है? स्याही लग जाता है, लेकिन तोड़ने पे अंदर नहीं पहुंचता है, तो उससे कहते हैं एब्जॉर्प्शन। तो हमें इसे पढ़ना है एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन नहीं पढ़ना है। एब्जॉर्प्शन पूरे अंदर चला जाए, पूरे मालिक्यूल अंदर चला जाए, ये मालिक्यूल जो है ये क्या आ जाए? ये मालिक्यूल यही ना रहा है, सारा जगह चला जाए, इसके अंदर भी चला जाए, इसे बोलते हैं एब्जॉर्प्शन। तो आपको क्लियर हुआ एब्जॉर्प्शन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है। एक्चुअली ज्यादा चैप्टर वो नहीं है कि आपको बताया जाए कि ज्यादा समझाने वाला ये चैप्टर है, तो देखिएगा लिखने वाला कोई चैप्टर नहीं है। आप लोग एनसीईआरटी बुक पढ़ लीजिएगा, और मैंने नोट्स भी दिया है, उसको नोट्स भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको क्लियर होगा। तो ये आपका एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन पढ़े। अगला हम लोग का टॉपिक जो है, टॉपिक है, वो मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, अधिशोष्य के मैकेनिज्म, क्रियाविधि। क्रियाविधि क्या करें? क्रियाविधि पढ़ेंगे, अधिशोषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन। तो इसको आपको एक चीज बताते हैं आपको। सपोज कीजिए ये कोई पार्टिकल है, ठोस है, ये ठोस पे यहाँ पे देखिए सारे जगह
अणु है, सारे जगह अणु है, ये देख रहे हैं। अगर हम बात करें किसी एक अणु को, अंदर वाली अणु को लेके चलें, देखिए अंदर अणु के लेके चले, ये अणु है, तो ये क्या करता होगा, इधर फोर्स लगाता होगा, इधर फोर्स लगाता होगा, इधर फोर्स लगाता होगा, और अंतिम में इसका नेट फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स होता होगा 0। यहाँ किसी एक पार्टिकल को लिए, यहाँ का लेके चलिए, तो नेट फोर्स 0 होगा, तो इसके अंदर जो फोर्स होंगे बैलेंस होंगे, इस ठोस पार्टिकल के अंदर जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, बैलेंस होंगे। लेकिन यहाँ की एक, यहाँ लेके चलते हैं इस पार्टिकल को अब लेके चलिए, तो इस पार्टिकल को देखेंगे, इस पार्टिकल को ले जब आप चलेंगे तो देखेंगे ऊपर तो कोई अणु है नहीं, तो इधर फोर्स, इधर फोर्स, इधर फोर्स लगा, और इसका जो नेट फोर्स है वो नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है। और नेट फोर्स 0 के बराबर नहीं है तो कुछ न कुछ इसके अंदर फोर्स है, बैलेंस है, वो फोर्स क्या कर रहा है, दूसरे अणु को इनवाइट कर रहा है कि आओ और मुझसे लग जाओ। दूसरे फोर्स को क्या कर रहे हैं, इनवाइट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आके आओ मेरे साथ लगो। और देखिएगा ये दूसरा अणु, इसी वजह से ये दूसरा अणु आएगा, इससे लग जाएगा, यानी कि एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये सरफेस पे जो अनबैलेंस फोर्स है, इसी की वजह से जो अणु है वो क्या होते हैं, वो आके यहाँ लगते हैं। आप एक चीज आपको बता दें, आप पढ़े हैं कि ये आएगा तो कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, ये अणु यहाँ आएगा, इससे लगेगा तो कुछ अपनी एनर्जी रिलीज करेगा, तभी इससे लगेगा। तो यहाँ क्या होगा, एनर्जी, ये अणु जब एब्जॉर्प्शन होता है तो एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। तो आप पढ़े हुए एंथैल्पी, तो डेल एच का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, यानी कि एनर्जी जब रिलीज करेगा तो डेल एच एंथैल्पी का मान क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। एक चीज और आपको पढ़े हो कि यस पढ़े हो, आपने क्या पढ़े हो, यस पढ़े हो। यस क्या होता है, एंट्रोपी होता है, और एंट्रोपी किसकी माप होती है, अव्यवस्था की माप होती है। आपको फर्स्ट ईयर क्लास में आपको हमने बताया है कि एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी अव्यवस्था की माप होती है। अगर पहाड़ से पानी गिरता है तो उसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी, अगर पानी पहाड़ पे चढ़ेगा तो एंट्रोपी क्या होती, उसकी एंट्रोपी कम होगी। यानी कि अगर हम कहें कि अपने छत पे हम टंकी लगाए हुए हैं और उस टंकी से पानी नीचे गिरता है, जब पानी नीचे गिरेगा तो उसकी अव्यवस्था एंट्रोपी क्या होगी, अधिक होगी। तो ये देखिएगा इसका एंट्रोपी कम हो रही है या अधिक हो रही है, देखेंगे। ये जब अणु क्या हो रहे हैं, बहुत सारे अणु हैं और ये अणु यहाँ क्या कर रहे हैं, यहाँ आके चिपक रहे हैं। आप बताइएगा यह क्या कर रहे हैं, अणु आके चिपक रहे हैं। अब अणु आके चिपक रहे हैं तो आप बताइएगा कि जब अणु यहाँ आके चिपकेंगे तो इनकी अव्यवस्था अधिक होगी या कम होगी। जाहिर सी बात है कि जब यहाँ आके चिपक जाएंगे, पहले तो खुले थे तो घूम रहे थे तो इनकी अव्यवस्था ज्यादा थी, इनकी एंट्रोपी ज्यादा थी। लेकिन बाद में क्या हुई, जब ये इसके आके इसके सरफेस से चिपक गए ये अणु, तो उसके वजह से एंट्रोपी की मान क्या हो गई, घट गई। अव्यवस्था कम हो गई तो इसकी एंट्रोपी की मान क्या हो गई, घट गई। तो हम कहें कि इस कंडीशन में एंट्रोपी की मान घट जाती है, एंट्रोपी की मान घट जाती है, हम ये कह सकते हैं एंट्रोपी भी क्या होती है, निगेटिव होती है। तो यानी कि डेल एच क्या होगा, निगेटिव होगा, डेल एस क्या होगा, एंट्रोपी होगा। एक चीज और बता दें, जब एंथैल्पी निगेटिव आएगी, यानी कि एनर्जी जब ये रिलीज करेगा जुड़ने के लिए, अपने एनर्जी को दूसरे जगह भेजेगा, तो इसका मतलब ये कौन सा प्रोसेस होगा, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये आपको जानना जरूरी है कि एब्जॉर्प्शन कौन सी प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ऊष्माक्षेपी प्रक्रम है। कौन सा प्रक्रम है, ऊष्माक्षेपी, ध्यान दीजिएगा, ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है तो उसे हम लोग बोलते हैं ऊष्माक्षेपी। इसमें ऊष्माक्षेपी एनर्जी रिलीज हो रही है तो ऊष्माक्षेपी कहलाएगा। तो आपको एक चीज और आप बता दें कि डेल एच और एक्सोथर्मिक ऊष्माक्षेपी आपको कहलाया। एक चीज आपको पढ़े हो फर्स्ट ईयर में, डेल जी इक्वल टू डेल एच माइनस टी डेल एस, ये आपको पढ़े हो। गिब्स मुक्त एनर्जी, जहाँ डेल जी क्या है, गिब्स मुक्त एनर्जी। और आप भी पढ़े हो, यदि डेल जी का मान हमेशा निगेटिव आए तो ही क्या होगा, रिएक्शन स्वतः होगा। निगेटिव आए तो जो रिएक्शन होगा क्या होगा, जो रिएक्शन होगा स्पॉन्टेनियस होगा। ये ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा, स्पॉन्टेनियस अपने आप होगा। यानी कि डेल जी का मान निगेटिव आए तो थोड़ा हम इसे विचार करते हैं। डेल एच का मान क्या है, यहाँ देखिए डेल एच का मान आपका देखेंगे, यहाँ डेल एच का मान निगेटिव आया तो यहाँ देखेंगे डेल एच का मान तो रख लेते हैं डेल जी, डेल एच को जगह पर माइनस और निगेटिव आया। डेल एच का भी मान टी तो केल्विन मापेंगे तो कोई टेंशन नहीं है, और ये डेल एच का मान भी निगेटिव आ रहा है, यहाँ देखेंगे निगेटिव आ रहा है तो निगेटिव क्या हो गया, पॉजिटिव।
माइनस प्लस, देख रहे हैं माइनस प्लस, यानी कि एच डेल एच की बात करें प्लस टी डेल एस, यहाँ पर क्या हो गया प्लस हो गया। तो हमेशा एक चीज माने कि जो डेल एस है हमेशा डेल एच से कम रहेगा। डेल एच देखिए पॉजिटिव आ गया ना, तो हमेशा डेल एच का एंथैल्पी की मान अगर अधिक होती है, जो एनर्जी रिलीज कर रहे हैं जितना अधिक एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ही वो क्या होगा, उतना ही वो स्वतः स्पॉन्टेनियस होगा। तो ये अगर हम डेल एच की मान क्या हो गया ज्यादा हो जाएगा, क्या हो जाएगा डेल एच का मान जब ज्यादा होगा तभी ये एब्जॉर्प्शन होगा। यानी कि डेल एच का मान जो अणु आ रहे हैं जितना ही अधिक एनर्जी रिलीज करेंगे बॉन्ड बनाने में, इससे बॉन्ड बनाने में जितना ही एनर्जी रिलीज करेंगे उतना ही एब्जॉर्प्शन अधिक होगा। तो ये आपका रहा कि मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन, इसको आप नोट कर लेंगे और पढ़ेंगे, ज़्यादा पढ़ना ही जरूरी है और कुछ नहीं। तो अगला हम लोग थोड़ा लेके चलते हैं एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स। चलिए अगला हम लोग का एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। ये क्या है आइसोथर्म, मतलब आपको ग्राफ चेंज करना है। क्या करना है आपको ग्राफ ही बनाना है, इसमें इस पार्ट में आपको ग्राफ ही बनाना है। तो एक चीज आपको बता दें, आपको ये नहीं बताया है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, इसको बताने से पहले हम थोड़ा टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन देख लेते हैं। यह हमारा टॉपिक लिखे नहीं है इसलिए हमारा छूट रहा था। ये टाइप्स ऑफ, यहाँ देखिए मैकेनिज्म हो गया, तो टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे। एक और चीज आता है टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये आपका हो गया मैकेनिज्म। आप टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन देखेंगे, टाइप्स ऑफ एब्जॉर्प्शन। जनरली दो प्रकार का एब्जॉर्प्शन होता है, देखिएगा दो प्रकार का एब्जॉर्प्शन होता है। एक होता है फिजियो एब्जॉर्प्शन, भौतिक अवशोषण, और एक होता है केमियो एब्जॉर्प्शन, केमियो एब्जॉर्प्शन। यानी कि दो प्रकार के एब्जॉर्प्शन होता है, फिजियो एब्जॉर्प्शन, केमियो एब्जॉर्प्शन। देखेंगे एक भौतिक अवशोषण और एक रासायनिक अवशोषण। ये रासायनिक अवशोषण को रसावशोषण और ये भौतिक अवशोषण, इसको वांडर वाल्स अवशोषण भी कहते हैं। इसको देखिएगा हम फिजियो भौतिक जो होता है जिसको हम लोग वांडर्स वाल्स फोर्स एब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या कहते हैं वांडर्स वाल्स फोर्स एब्जॉर्प्शन, और ये स्ट्रॉन्ग फोर्स एब्जॉर्प्शन होगा, स्ट्रॉन्ग फोर्स एब्जॉर्प्शन होगा केमियो। यानी कि ये जो बांड बनेंगे लंदन फोर्स, वांडर वाल्स फोर्स आपने पढ़ा होगा, वांडर वाल्स फोर्स, लंदन फोर्स, ये क्या होते हैं ये बड़े कमजोर बांड होते हैं, ये जल्दी ही टूट जाते हैं। और स्ट्रॉन्ग फोर्स होते हैं वो उनके बद में जो एब्जॉर्प्शन होता है ज़्यादा बॉन्ड यानी कि एनर्जी ज़्यादा रिलीज होती है, जिसकी वजह से क्या होते हैं ये स्ट्रॉन्ग फोर्स बनाते हैं। तो आपको देखिए वांडर वाल्स फोर्स देखिए क्या बोल, देखिए वांडर वाल्स फोर्स देखिए, वांडर वाल्स फोर्स देखिए से बना होता है, ये क्या है स्ट्रॉन्ग फोर्स से बना होता है। दूसरा अगर हम देखें तो बॉन्ड बनने में जो इसमें जो बॉन्ड बनता है वो क्या होता है बॉन्ड वीक बनता है। क्या होता है इसमें जो बॉन्ड बनता है वो क्या बनता है बॉन्ड वीक होता है। यानी कि जो हम कहें कि जो बॉन्ड होती है, किसकी बांड होती है भौतिक अवशोषण की जो है एब्जॉर्प्शन की, जो आपस में बांड बनती है अणु और अधिशोष्य और अधिशोषक के बीच में, वो बांड वीक होती है, जबकि इसमें बांड क्या होता है बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें किसके बीच में हो रहा है यानी कि एब्जॉर्बेट और एब्जॉर्बेंट। देखिए एब्जॉर्बेट प्लस एब्जॉर्बेंट के बीच में जो बांड बनती है बेटा वो क्या होती है स्ट्रॉन्ग होती है। और इसमें जो एब्जॉर्बेट तथा एब्जॉर्बेंट
के बीच में जो बॉन्ड बनती है वो वीक होती है फिजियोथेरेपी में। देखिएगा एक चीज़ है आपको बता दें, ये स्पेसिफिक नहीं होता है, ऐसा नहीं है कि फिजियो एब्जॉर्प्शन भौतिक अवशोषण क्या हो स्पेसिफिक हो, ये क्या होता है स्पेसिफिक होता है लेकिन लो स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक क्या होता है लो होता है, और ये क्या होता है ये वाला जो केमियो एब्जॉर्प्शन होता है हाईली स्पेसिफिक होता है। आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी और क्लियर होगा, वहीं से नोट्स बनाएंगे। लो स्पेसिफिक होता है और ये क्या होता है हाई स्पेसिफिक होता है। एक चीज आपको बता दें, ये रिवर्सिबल होगा, रिवर्सिबल उत्क्रमणी, क्या उत्क्रमणी होगा, उत्क्रमणी होगा, और ये क्या होगा रिवर्सिबल होगा, ये रिवर्सिबल होगा, क्या होगा ये रिवर्सिबल, ये रिवर्स यानी कि फिर ये रिवर्सिबल मतलब फिर ये आपका अलग अलग हो जाएगा, ये अलग अलग नहीं होगा, केमियो एब्जॉर्प्शन अलग अलग नहीं होगा। एक चीज आपको और बता दें, इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर बढ़ाओगे केमियो एब्जॉर्प्शन में, जब टेम्परेचर रसावशोषण, क्या इसका नाम है रसावशोषण, जब इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे बेटा तो ये थोड़ी देर बढ़ेगी। ऐसा नहीं कि हमेशा बढ़ते कि टेम्परेचर बढ़ोगे केमियो एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, लेकिन अगर हम बात करें इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसका टेम्परेचर बढ़ाने का किसका फिजियो एब्जॉर्प्शन भौतिक अवशोषण का जो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो एब्जॉर्प्शन होगा क्या होगा एब्जॉर्प्शन आपका घटेगा। ठीक है, तो ऐसे हम लोग कर सकते हैं वन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन होगा, क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एब्जॉर्प्शन होगा। एक चीज आपको बताएं, दोनों में अगर हम बात करें कि सरफेस जो एरिया है, सरफेस एरिया जितना ही अधिक होगा, ध्यान दीजिएगा सरफेस एरिया जितना ही अधिक होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। वही इसमें भी सरफेस एरिया जितना ही अधिक होगा उतना ही एब्जॉर्प्शन होगा। तो ये आपका रहा, तो ये आपको क्वेश्चन आ सकता है कि रसावशोषण और भौतिक अवशोषण में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप लोग ऐसे ही अंतर अवशोषण अंतर स्पष्ट कर देंगे, आप अपने बुक में एनसीईआरटी बुक में भी पढ़ेंगे तो आपको ये मिलेगा। तो ये अगला अगर हमारा टॉपिक अभी बचा क्या है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म्स, तो इसको लेके चलेंगे। तो इसको मिटाते हैं, हम मिटा देते हैं। ओके, अगला हम लोग का जो बचा है वो क्या बचा है एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म बचा है। तो देखिए एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म, तो अगर हम देखें तो एक ग्राफ के लिए ग्राफ समझिए, ये ग्राफ है, इसको जो है कि फ्रेंडलिच ने दिया था, इसको लगा फ्रेंडलिच ने दिया था, इसलिए फ्रेंडलिच अवशोषण भी इसको कह सकते हैं, हम लोग अवशोषण भी कह सकते हैं। तो इसको इस ग्राफ को कौन दिया था फ्रेंडलिच अवशोषण ने दिया था। फ्रेंडलिच ने देखिएगा फ्रेंडलिच ने दिया क्या था कि कहा था कि x अपन m इक्वल टू के पी 1/n, ये आपको दिया था रिएक्शन दिया था x अपन m के, जहाँ x क्या है कंसंट्रेट है, m भी कंसंट्रेट है, k भी कंसंट्रेट है, p क्या है प्रेशर है, और ये n क्या है ये भी एक कंसंट्रेंट है, क्या है n भी कंसंट्रेंट है, एक फ्रेंडलिच ने द्वारा दिया है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर x की बात करें फिर x की बात करें तो x क्या है अधिशोषित गैस का द्रव्यमान है और ठोस अधिशोषित द्रव्यमान है। यानी कि अगर हम x की बात करें जहाँ देखेंगे जहाँ x इक्वल टू गैस का द्रव्यमान m इक्वल टू ठोस सरफेस का द्रव्यमान, और m का जहाँ k क्या है एक कंसंट्रेंट है,
और P क्या है, ये आपका प्रेशर है, दाब है, और N क्या है, एक कंसंट्रेंट। ठीक है, ये सब कंसंट्रेंट है। जहाँ ये किसने दिया था, फ्रेंडलिक ने दिया था। फ्रेंडलिक ने इसी पे क्या है, ग्राफ बनाया था। तो हम लोग ग्राफ देखेंगे। अगर ग्राफ की बात करें तो चलिए इसको मिटाते हैं, इसको मिटा देते हैं, मिटा इस पे अगर हम ग्राफ खींचे तो इधर आपका x अपान m हो जाएगा, इधर p होगा, और इसका कुछ ऐसे ग्राफ मिलेगा, क्या बनेगा कुछ। और इधर इसके टेम्परेचर T1, T2, टेम्परेचर T3 देखें तो हमेशा जो टेम्परेचर T1 होगा अधिक होगा T2 और ये T3 का। ऐसे कुछ ग्राफ बनेगा आपका ट्रेंड का। अगर हम इसको लॉग पे रख दें तो इसको थोड़ा इसको लॉग में चेंज कर दें और निकल जाएगा log x/m log k प्लस log, ये इधर आ जाएगा 1/n log p आएगा। तो एक फार्मूला आपका बना log x अपान log k 1/log p। देखिएगा ये तो किसके लिए है, गैस के लिए। ये आपको थोड़ा साफ नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है, लिखते हैं फिर इसको देखते हैं। इसको देखेंगे log x अपान m लिख सकते हैं इसको, बराबर log k प्लस log, यहाँ 1/n इस बार ये यहाँ आ जाएगा log p। तो ये आपका किसके लिए हो गया, ये गैस के लिए हो गया। अगर हम किसी द्रव के लिए बात करें तो p को क्या कंसंट्रेशन में चेंज कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका log x अपान m इक्वल टू log k प्लस 1/n log c। ये आपका नया फार्मूला भी बन के आया। तो ये आपका रहा एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म। तो इसी चैप्टर में कुछ अन्य आएंगे तो हम कहेंगे। अभी बचा हमारा एप्लीकेशन बचा है, क्या बचा है, एप्लीकेशन बचा है। तो एप्लीकेशन में आप उच्च अनुपात में उत्पादन के लिए कर सकते हैं। गैस मास्क, सक्रिय चारकोल का उपयोग वायु जहरीली गैसों का अधिशोषित करने के लिए गैस मास्क से में किया जाता है। गैस मास्क का उपयोग सुरंग में काम करने वाले श्रमिकों द्वारा किया जाता है। वही विषमांगी उत्पीड़न के लिए भी काम कर सकते हैं हम इसको। और आप ये कर सकते हैं कि विलियन के रंगीन पदार्थ को हटाने में भी इसका यूज कर सकते हैं, इसका एप्लीकेशन कर सकते हैं। विलियन में रंगीन पदार्थ को हटाने में, वर्णलेखन विश्लेषण में कर सकते हैं, कपड़ों को रंगने में कर सकते हैं, कठोर जल का मिश्रण करने में हम लोग कर सकते हैं। तो इस टॉपिक में आपको बस इतना ही पढ़ना था। तो आप कैटालिसिस, होमोजेनियस, ये सब आपको नहीं पढ़ना है। इतना आपके सिलेबस में इस साल जो 30% हटाया गया है वो हटा दिया गया है। तो बस इतने ही। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे और फिर समझ में जरूर आएगा। और एनसीईआरटी बुक आप पढ़ना मत भूलिएगा, एनसीईआरटी बुक पढ़ लेंगे और ये हमारा जो थ्योरी पढ़ लेंगे, जो पढ़ाए हैं वो पढ़ लेंगे तो आपको सब कंप्लीट हो जाएगा। ओके।